हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये है हिंदी का एक वायरल पेपर और यही पेपर आप लोगों को 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। यही पेपर आप लोगों का आएगा 16 फरवरी हिंदी के पेपर का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि यही पेपर आप लोगों को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा 16 फरवरी को यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 का हिंदी का एक वायरल पेपर है। आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट को आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, 3 घंटे इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। तो अब आप लोग देखो, नोट आप लोगों का है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ 20 अंक का बहुविकल्पीय होगा जिसका आंसर OMR शीट पर देना है और खंड बा जो होगा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग निर्देश जरूर पढ़ लेना, नोट जरूर पढ़ लेना। अब हमारा आता है सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक नंबर का होगा। ठीक है, तो खंड आ में सारे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वायरल पेपर है वो MCQ यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लेना। ठीक है, देखो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखिए। पहला, शुक्ल युग की कलावधि है, शुक्ल युग की कलावधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक एंड खा वाला ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1920 तक, गा है 1919 से 1938 तक एंड घा है 1938 से 1947 तक। तो बच्चों जो शुक्ल युग की कला अवधि है वो कब से कब तक है? 1919 से 1938 तक। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि 1919 से 1938 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, देखो लिखा हुआ है छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना है। छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप ये सारा क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि बहुत ही कम समय है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो बच्चों जो छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है वो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप या दृष्टिकोण। तो बच्चों भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो ठूठा आम है। कौन सा है? ठूठा आम। ठीक है, ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। रस मीमांसा के लेखक हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या गुलाब राय हैं, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से तैयार कर लो, समय बहुत ही कम है। अगला है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? जीवन की यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता या का और ठा दोनों या मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में जीवन के की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता, यानी कि हमारा का और खा दोनों सही है। का और खा दोनों सही है। ठीक है, अगला है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या हरिओध। तो बच्चों जो साकेत महाकाव्य है उसके रचनाकार कौन है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ाया भी गया है। तो साकेत महाकाव्य के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रगतवादी युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की 2 विशेषताएं, सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैतिक की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति या फिर विद्रोह एवं क्रांति की भावना। 2 विशेषताएं बतानी है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें हमारा बच्चों गा और घा दोनों है। मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है, मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, यानी कि गा और घा दोनों है बच्चों, क्योंकि हमें 2 विशेषताएं बतानी है। तो 2 आप लोगों को पता चल गया। कहीं कहीं गा और घा ऑप्शन में लिखा रहता है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आपका हो सही करना। निम्न में से रीति काल के 2 प्रमुख कवि का नाम।
रीतिकाल के दो प्रमुख कवि का नाम बताना है बच्चों, पद्माकर, बिहारी, विकल्पकार, खादोनों या सूरदास। तो बच्चों जो रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं वो कौन है? पद्माकर भी हैं, बिहारी भी हैं। तो ऑप्शन का और खा दोनों हो जाएगा। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों जल्दी से तैयार कर लो, ये वायरल पेपर है। 16 फरवरी को जाओ और हिंदी के पेपर में छाप के चले आना, ठीक है। 95% आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। अगला देखो, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम। ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही है कि ललित ललाम के रचयिता मतीराम है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तुरंत आपको दे देगा, ठीक है। लिखा हुआ है, हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को और पाहुनी जे आमई हिमालय की उछाल में। निम्न में कौन सा रस है बच्चों? इसमें हंसी हंसी का बात किया गया है, यानी कि हंसना, और हंसने का मतलब होता है क्या? श्रृंगार रस। नहीं, श्रृंगार रस का मतलब होता है श्रृंगार करना, ठीक है, सजना संवरना। करुण रस का मतलब क्या होता है? गुस्सा आना, ठीक है, या फिर किसी चीज का, अपनी मनचाही चीज का नष्ट होना, तो अंदर से जो शोक उत्पन्न होना। वीर रस का मतलब होता है वीर, जब कोई चीज लड़ा जाता है तो अपने अंदर जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, हंसी हंसी यानी कि हंसना, और हास्य रस का स्थायी भाव ही होता है हास्य, और हास्य का मतलब होता है हंसना। तो ग वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ कर जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है बच्चों? हरिमुख मनहु मयंक, इसमें मनहु जो है वो उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। क्या है? उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। तो बच्चा इसमें क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें लिखा हुआ है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि और वयम सिंधु सखी देख तारक बूंद बूंद दे रहा है। निम्न में आपको यह बताना है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण में फटाफट से आप गिन सकते हो। इसमें 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यानी कि 4 मात्राएं, यानी कि 2, 6, 7, 8 एंड 9, 10, 11 मात्राएं हैं। और तीसरे चरण में कितनी है? ये हमारा पहला चरण, दूसरा चरण और यहाँ तीसरा, ठीक है। यहाँ व्योम है, यानी कि 2 है, 1 है, 2 एंड 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 मात्राएं बच्चों, 11 मात्राएं। का वाला ऑप्शन सही है, 11 मात्राएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है निर, सु, सहृदय या आ। तो बच्चों सुदर्शन में है सु, आगे क्या लगा हुआ? सु, तो सुदर्शन में सु उपसर्ग है। अगला घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में प्रत्यय, घबराहट के पीछे क्या लगा हुआ है बच्चा? आहट, और आहट का मतलब क्या होता है? पीछे जुड़ना। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ना, तो आहट लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ और हावटा हट भी लगा हुआ है, चाहे आहट कहो या फिर हावटा हट कहो, दोनों लगा हुआ है, तो फिर हट हमारा सही हो जाएगा। का वाला ऑप्शन सही है बच्चों, हट, ठीक है। अगला देखो, एंड भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास या गा वाला है बहुब्रीहि समास, खा वाला द्विगु समास, द्वंद्व समास। बच्चों याद रखना, आपके सिलेबस में 2 ही समास है, द्वंद्व एंड द्विगु समास। तो इसमें हमारा भवानी शंकर में कौन सा समास है? भवानी और शंकर यानी कि द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कलम यानी कि कमल एंड राजीव एंड जलज आदि कहलाते हैं। विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची या फिर हमारा प्रत्यय। तो बच्चों एक ही चीज का जब कई नाम हो 1, 2, 3 तो फिर वो हमारा क्या कहलाता है? विलोम मतलब उल्टा होता है, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ना, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ना, पर्यायवाची जो होता है वो एक ही चीज का जब कई नाम होता है वो पर्यायवाची होता है, ठीक है। प्रत्येकम शब्दी का संधि विच्छेद है। प्रत्येकम संधि का संधि विच्छेद 1 नंबर है। प्रतिधन एका, प्रतिधन एकम, प्रत्येक धनमा एंड प्रत्येकम। तो बच्चों प्रत्येकम का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एकम। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, प्रत्येकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, मधुसा रूप है मधु शब्द का। मधुसा रूप है मधु शब्द का, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा या पंचमी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन या द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है। मधु का अगर याद है तो आप लोग बता दोगे, मैं देखता हूं कितने बच्चे ने पढ़ रखा है। अगर ये नहीं आता तो पेपर 2-3 दिन बाद है, कैसे करोगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता ही दे रहा हूं। देखो हसेहू है हस धातु का, कौन सा है? विधलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन या लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तो ये है विधलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 20 नंबर
नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 20 में से मैंने 20 एमसीक्यू करा दिया। अब आप लोग, ये वायरल पेपर है, जल्दी से 20 का 20 तैयार कर लो और आप लोग जाओ 26 फरवरी को पेपर में छाप देना, हिंदी में यही आएगा। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना। अब कोई सा भी दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो अगला आप लोगों का क्वेश्चन है। अब बच्चों हमारा स्टार्ट होता है खंडबा। कौन सा स्टार्ट होता है? खंडबा। अब खंडबा में क्या है बच्चों? खंडबा में देखो ध्यान से, इसमें हमारे 50 मार्क्स होंगे वर्णनात्मक प्रश्न। क्या होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न। तो 20 ऑब्जेक्टिव है, 21 से देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का आप लोगों को नीचे दिए गए का उत्तर देना है। 3 यानी कि 6 नंबर का रहेगा, 3 प्रश्न रहेगा, 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। 6 मार्क्स अभी आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। 6 नंबर का गद्यांश आता है। देखो यहां लिखा हुआ है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां जो है आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। 3 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। पहला देखो, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, क्रांति के लिए बाबू किसका सहारा लिया था। देखो तो बच्चों ये हमारा है भारतीय संस्कृति चैप्टर से। किस चैप्टर से बच्चों? भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, ठीक है। भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से है और जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जल्दी से आप लोग लिख लो। और ये आप लोगों का 2 नंबर का जो संदर्भ है वो खत्म हो गया, ठीक है। 2 नंबर का संदर्भ जो आता है वो आप लोगों का हो गया, क्योंकि इसमें मैंने आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों बता दिया। पाठ का नाम लिख देना बच्चों भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए 2 से 3 बार पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं 100% आपको आ जाएगा। अगर ना आए ना, आपको समझ में ना आए कि क्या लिखे फिर भी, तो फिर आप लोग एक काम करना, यही वाला आप लेना और इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर, जितना अंडरलाइन है, मान लो आपका कितनी लाइन में है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। 4 लाइन में तो इसको आपको बढ़ा चढ़ाकर 7 लाइन में लिख देना। एग्जामिनर का बाप भी नहीं नंबर काट पाएगा, ठीक है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर 7 लाइन में लिख देना। अगर आपका 5 लाइन है तो इसको 8 लाइन में, 10 लाइन में लिख देना कि आप लोग ये जो है 8 से 7 लाइन में लिख देना, आपका फुल नंबर देगा, ठीक है। और राइटिंग मेन है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखो, एक क्वेश्चन का आंसर दे देना आपका अच्छा से 3 से, यानी कि 3 यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता तो ये करो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परम पिता क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, उनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बच्चों ये अंडरलाइन कितना छोटा है, इतना भी आपका अंडरलाइन छोटा सा आ जाता है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, सबसे पहले इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये हमारा बच्चों ममता चैप्टर से है और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ममता चैप्टर से है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक है बस। और गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। तो इनके पिताजी जो सोने का थाल ले रहे थे और उसी चीज को ममता ने ईश्वर के विरुद्ध बताया है, ठीक है। बस आप दोनों में से कोई एक करके आना, 6 नंबर मिल जाएगा। अब आपको करना है, आपको पढ़ना है और मैंने आपको बता दिया भाई। अब आपको मैंने संदर्भ भी बता दिया, पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए 2 से 3 बार पढ़ना। ना समझ में आए तो आप लोग छोड़कर मत आना, लिख कर आना, ठीक है, उसी में से। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 6 नंबर गद्यांश का पक्का हो गया। अब आ जाओ बच्चों पद्यांश पर। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आंसर देना, 6 नंबर, ठीक है। पहला लिखा हुआ है, ऊधव मोहि बरस बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जुसुमत अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहु सजावे अटहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलत, सब दिन हसत सिरात एंड सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित दुपात, ठीक है। ये सूरदास जी इसके रचयिता है बच्चों और इसके जो पद वाले चैप्टर से है और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास। अब बच्चों बस यहां देखो, कभी कभी अंडरलाइन भी आ जाता है। मान लो ये 2 लाइन अंडरलाइन कर दिया, आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर 2 लाइन अंडरलाइन कर लिया तो 2 लाइन आपको व्याख्या करना है। नहीं, और एक बात और है, कभी कभी पूरे का व्याख्या करना पड़ता है। जैसे इसमें इस पेपर में पूरे का व्याख्या करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत संदर्भ का, आपको संदर्भ और व्याख्या लिखना है। जो प्रस्तुत पद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला, श्री कृष्ण किसके
ध्यान में खो गए थे 2 नंबर, और वृंदावन गोकुल वन उपवन संगम कुंज की छाही से क्या आशय 2 नंबर। इन 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 2 2 यानी कि 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको वो नहीं आता तो ये वाला कर देना। देखो यहां क्या है, सेना नायक राणा के रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूनों तूनों एंड उत्साह भरे, क्षण मार दिया कर कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से, और राणा रण कौशल दिखा दिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रस्तुत संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, काव्य सौंदर्य। ठीक है, आपको 2 नंबर मिलेगा। क्षण मार दिया कर कोणों से पंक्ति में निहित भाव बताना है। राणा रण कौशल में कौन सा अलंकार है, इसमें राणा कई बार आ गया ना, तो बच्चों ये आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना, आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको फटाफट से सॉल्व कर लो, आपके पास समय है अभी, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं कि आप लोग इनको जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ गया। जीवन परिचय मैं बता देता हूं 100% आएगा, यही जल्दी से आप लोग पढ़ लो। देखो यहां आप लोग कर देना राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, यहां आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर देना, या फिर आप इसी दोनों को ही याद कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। 100% बता रहे हैं जीवन परिचय में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बस ये 2 जीवन परिचय याद कर लो। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं लिखना है। बस जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लो, कोई नहीं रोक सकता। यह 100% रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का। भगवत शरण उपाध्याय का आप छोड़ दो। ठीक है, तीनों में से किसी एक का लिखना है, बस इन्हीं 2 में से एक तैयार कर लो, दोनों तैयार कर लो, दोनों में से कोई एक लिख कर आना। ठीक है, 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया, और ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा है। और आप लोग यहां हो, यहां कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, कवि में से। अब आपको रचनाएं भी लिखना है। आप लोग सूरदास तुलसीदास जी का तैयार कर लो, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सूरदास और तुलसीदास जी का, ठीक है, सूरदास और तुलसीदास जी का, और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार करो, या फिर महादेवी वर्मा, कम से कम 3 तैयार करना पड़ेगा। तो सूरदास, सुमित्रानंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी एक को लिखना है बच्चों। तो सूरदास, तुलसीदास और इनको सुमित्रा नंदन को तैयार कर लो, आपका 5 नंबर आपका कवि में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर लेखन में, 5 ही नंबर कवि में। ठीक है, अगला देखो, अब संस्कृत में आ जाओ। देखो बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का आरक्षक का। ठीक है, श्रीमान आश्यम अति चंद्रशेखरा अयम राजद्रोहा गत दिने अनयो संयमदम सभ्यम एक्सा आकक्षम दुर्गम मत्सनागे प्रचंडम प्राकिच योन आहत। ठीक है, अब यहाँ आप लोग इसको पढ़ लेना, ये हमारा चंद्रशेखरा चैप्टर से। और एक बात याद रखना, ठीक है, चंद्रशेखरा चैप्टर से, चंद्रशेखरा से कम आता है, वाराणसी चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये आपका वायरल पेपर हो सकता है कि यही आ जाए, और आप लोगों का भारतीय संस्कृति चैप्टर से आता है, वीरा के पूज्यते, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तैयार कर लेना। और इसी में से दूसरा भी दे दिया गया है, ये देखो अथवा लगा होगा, आई होप यहां अथवा आप लोगों का ये दूसरा यही से अलछेंद्रा से ही है। ठीक है, दूसरा भी इसी से है। ठीक है, दूसरा भी इसी से है, तो कोई एक करके आना है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। वाराणसी चैप्टर जल्दी से तैयार कर लो, उसी से आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दिया हूं। और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जल्दी से तैयार कर लो। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद लिखना है, 5 नंबर का। सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतना, सर्वे बदान पश्चिम माँ सीता दुख बागा वेद, कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपको लिख कर आना है। 5 नंबर का पद्यांश आएगा, कोई संदर्भ लिखो, व्याख्या लिखो, अच्छे से आपको नंबर फुल मिलेगा। या फिर मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूषणम एंड कैप्चिन यत्र कैसम सा काशी केन महमीयते। ठीक है, किस दोनों में से कोई एक करके आना है। 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर गद्यांश, 5 नंबर संस्कृत पद्यांश, 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो जो चीजें मैंने बताया है जल्दी से तैयार कर लो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95 फोड़ कराना है तो। ठीक है, यहां देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत खंड में से कोई एक श्लोक लिखना है। ठीक है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। कोई एक श्लोक लिख दो, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 3 नंबर के लिए आपको 1-2 लाइन का श्लोक लिखना है बस। जैसे आप लोग लिख सकते हो, सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निर्मला, सर्वे बदान पश्चिम माँ का सीता दुख भागा भवित। अब ये पेपर में आया है तो इसको मत लिखना भाई, कोई दूसरा लिख देना, मंगलम वर्णम। ठीक है, ऐसे आप कोई एक लिख देना। तो ये आप लोगों का हो गया बच्चों श्लोक। आगे देखो क्या है, आगे अब देखो यहां कोई एक आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना, 4 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। गीत्या का आसीत चंद्रशेखर किम आकथत कुत्र लोभयम अनुवातराम शीघ्रतम किम या अस्त्रम मित्रम का भवती। ठीक है, तो ये कोई 2 का देना है, 4 नंबर मिल जाएगा। अब ये तो आप लोगों को बहुत सारे का मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, 20-25 मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, और उसी में से ही आया भी है बोर्ड एग्जाम में, देख लो। ठीक है, तो अब आप लोग तैयार कर लेना, 20-25 जो भी है मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा रखा है, देख लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय कम है और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो अब आप लोग उसको जरूर तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम में, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। अब देखो यहां
निम्नलिखित विषयों पर निबंध, 9 नंबर का निबंध, 9 नंबर का निबंध अगर आप लोगों को फिक्स करना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आप और भी चाहिए तो फिक्स करने के लिए बस आप लोग कमेंट कर देना, फिर से आ जाएगा वीडियो। छात्र के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता, विज्ञान वरदान आवश्यक, वन महोत्सव, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो 5 है। और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान ये तैयार करना, इसमें से आप कुछ ये जो है इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और आप लोग प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बेरोजगारी पर, इस पर दोनों पर जरूर तैयार करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंपॉर्टेंट है, वन महोत्सव इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान है, आप सब इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता रखा है, वहीं में से आया है बोर्ड एग्जाम में, 9 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखो आप लोग निबंध बढ़िया से लिख कर आना, 3 से 4 पेज कम से कम लिख कर आना। 9 नंबर पाने के लिए 3 से 4 पेज अच्छे से लिखना पड़ेगा। हेडिंग वगैरह अच्छे से ध्यान रखना भाई, 9 नंबर का बात है, हेडिंग अच्छे से डालना और उसको अंडरलाइन कर लेना। प्रस्तावना, तो सबसे पहले रूपरेखा जरूर लिखना, ठीक है, रूपरेखा जरूर लिखना, प्रस्तावना जरूर लिखना, लास्ट में उपसंहार जरूर लिखना, क्योंकि ये सब मेन है निबंध का। प्रस्तावना, उपसंहार, रूपरेखा देखकर एग्जामिनर 9 में 9 नंबर देकर चला जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। खंड काव्य बच्चों हर एक जिले का अलग अलग है, मैं क्या बताऊं, हम हैं भैया गोंडा जिले से, तो गोंडा जिले में जो खंड काव्य आता है वो कौन सा आता है, तो वो खंड काव्य आता है बच्चों शायद, हाँ सुभाष नहीं आता, ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। कौन सा, ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है बच्चों, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। तो अब आप लोग ये खंड काव्य कोई सा भी तैयार कर लेना। ज्योति जवाहर खंड काव्य हमारे इधर गोंडा जिले में आता है, तो ज्योति जवाहर भैया मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और कोई खंड काव्य चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये है क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर, जल्दी से आप लोग ये पूरा पेपर तैयार कर लो, वरना बोर्ड एग्जाम आप लोगों का यहीं से आप लोगों का पेपर बनेगा, ठीक है। ये आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, जितना क्वेश्चन मैंने बताया है सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, गद्यांश पद्यांश संस्कृत का एंड श्लोक सब कुछ। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, ऐसे और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का पेपर आएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो ताकि सबसे पहले आप देख सको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।